हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के यूनिट 5 टॉपिक पर, हिंदी कविता। यूनिट 5 में हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जो भी कविताएं हैं उनका संग्रह वो किन संग्रहों में संकलित है और उनका प्रकाशन वर्ष देखा था और सभी सिलेबस को हमने अच्छे से एनालाइज किया था पीछे पीछे की क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता की सभी भूमिकाओं पर, क्योंकि भूमिका एक हमारा ऐसा टॉपिक है। भू भूमिका, हाँ, भूमिका हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर हम छोड़ करके यूसी नेट की नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो सभी की भूमिकाएं, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे अन्य गद्य विधाएं ही क्यों ना हो, उन सभी में अगर भूमिकाएं लगी हो तो भूमिकाओं को अच्छे से देख करके पढ़ करके हमको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, हिंदी कविता की भूमिका पर। क्या यूजीसी नेट, हाँ, यूजीसी नेट के यूनिट 5, यूनिट 5 पे बात करेंगे। ठीक है, बिना समय जाए किए आगे बढ़ते हैं हम सीधे अपने टॉपिक्स पे। जो जिन जिन कविताओं में भूमिकाएं लगी हुई है उनकी मैं बात करूं तो आज सबसे पहले हम कमायनी की भूमिका को पढ़ेंगे। क्या? कमायनी की भूमिका को पढ़ेंगे। सभी लोग जानते हैं कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है और कमायनी के लेखक कौन है। ठीक है, अब जब उतनी सारी चीजें हम बेसिक नॉलेज जब गेन कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब बुक खोलते हैं, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हम उस बुक के पहले बाहरी चीजों को देखते हैं कि बुक के आगे क्या क्या लगे, जैसे भूमिका हो गया या फिर कहीं आमुख लिखा रहता है या फिर कहीं प्रस्तावना लिखा रहता है। उन सब चीज को देखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। सीधे बुक उठाए और सीधे पढ़ना शुरू नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें भूमिका को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भूमिका से एक हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि आखिर उस बुक में दिया क्या है। ठीक, तो उन्हीं सब चीजों को देखते हैं। कमायनी के जब आप बुक ओपन करेंगे तो देखेंगे आमुख के नाम से उसमें आपको एक भूमिका मिलेगा जो स्वयं प्रसाद ने लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है। आर्य साहित्य में मानव के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। स्टार्टिंग का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे भूमिका हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो। सभी के स्टार्टिंग के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में, मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसे कि सभी वैदिक इतिहास के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवतर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए व्यवस्थ मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। ठीक है, यहाँ पे प्रसाद भूमिका में क्या कह रहे हैं कि मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। अब आगे देखते हैं। प्राय लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम युग के प्रत्येक धर्म ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्वक इतिवृत्त संग्रहित किए थे उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखाई देता है। ये लाइन, ये पंक्ति हमारी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इन पंक्ति को हमें नोट करना चाहिए। आप जो भी भूमिका पढ़े उन भूमिकाओं के नोट्स जरूर बनाते हुए चलते हैं। नोट्स बनाने से ही हम लास्ट में जाकर के उसका रिवीजन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित भी सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य संग्रह कारणी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं के रूपक हो जाती है, किंतु क्या बोले, तथ्य संग्रह कारणी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं के रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है, किंतु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबद्ध है, ऐसे तो मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है। आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती है। ये पंक्ति हमारी इंपॉर्टेंट है।
फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियों को देखेंगे। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है भी बड़ा तो भी बड़ा भाव में और शालाग्य है। ये यहाँ से सीधे सीधे हम पूछा हुआ है, ये PYQ है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं, तब भी उसके तिथि क्रम मात्र से संतुष्ट न होकर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हम आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पंक्तियां हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक, जन आगे बढ़ते हैं। जल प्लावन का भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठा करने का अवसर दिया है। वह इतिहास है। अब यहाँ पे एक पंक्ति है, मनवे व प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। मनवे मनवे व प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। किस अध्याय में? सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय का जिक्र है। फिर देन आगे, मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। ये कौन कह रहा है? इस तरीके से पूछ सकता है कि ये पंक्ति किसकी है, सीधे सीधे ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, प्रसाद की। और चूंकि मुक्ति बोध ने भी इस पर कामायनी पुनर्विचार लिखा हुआ है, तो हमें लग सकता है कि मुक्ति बोध की पंक्ति यही है। आगे बढ़ते हैं, तो रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें ऋग श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देव व मनु, भागवत में इन्हीं व्यवस्थ मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आए, देखिए इंपॉर्टेंट चीजों को। देन इसके आगे ये एक पंक्ति आप याद रखिएगा इसको, ततो मनु श्रद्धा देव संज्ञामास भारत। इसे याद रखिएगा कि ये इस तरीके से एक लाइन में देकर के पूछ सकता है कि ये किसकी भूमिका में से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद, पहले ऋग्वेद का बात हुआ था, फिर छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। तो ये सीधे पूछ सकता है कि मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या किसमें मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में शायर ने श्रद्धा का परिचय देते हुए ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि श्रद्धा के बारे में ये किसने कहा है? शायर कहते हैं, कामगोत्रजा श्रद्धा नामशिका, श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक है और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं जल प्लावन का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में 8वें अध्याय से आरंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय, क्या जल प्लावन की घटना, जिसमें उनकी नाव के उत्तर गिरि हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। इंपॉर्टेंट। फिर देन आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ईड़ा के संबंध में सतपथ ब्राह्मण में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये किस में कहा गया है, ये कहाँ से लिए हुए हैं? तो सतपथ ब्राह्मण है कि उनकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई है और उस पूर्व पोषित पोषिता को देखकर मनु ने पूछा। ये उनकी एक वार्तालाप है। वार्तालाप खैर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हमारी पंक्तियां हैं। यहाँ से भी पूछ सकते हैं, तुम कौन? ईड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता। मनु ने पूछा, मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, तुम्हारे दही घी इत्यादि होनों से मेरा पोषण हुआ है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। फिर देन आगे, यहाँ से ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पद प्रदर्शिका मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। ठीक है, मध्यमा वैशाली और पश्चिंती की प्रतिनिधि, यहाँ पे इन मंत्रों में मध्यमा वैशाली पश्चिंती, यहाँ पे एक मंत्र दिया हुआ, उसके आगे लिखे, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ईड़ा का नाम भी आता है। ठीक है, लौकिक संस्कृत में ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी मतलब पर्यायवाची पूछ सकता है, पर उतना खास नहीं है। जैसे पृथ्वी किसका, ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है, उसका पर्यायवाची दिया हुआ है। इसी में ईड़ा को मेघ स्वाहिनी नाड़ी भी कहा गया है।
ये इंपॉर्टेंट है। ईड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? मेघ स्वाहिनी नारी। फिर देन इधर बढ़ते हैं। ईड़ा देवताओं की स्वसाथी मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में ईड़ा कर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ से बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज से दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्त करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये पहली पंक्ति यहाँ से पूछा हुआ है, PYQ है कि बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। ये लग सकता है शुक्ल जी की पंक्ति है, पर ऐसा नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद खुद अपनी कामायनी आमुख में कह रहे, कामायनी की भूमिका में कहते हैं। ठीक है। और ये भी नीचे की भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ ये भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो सीधे सीधे करते हैं, ऐतिहासिक अर्थ रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे। जैसे मनु का मन हो गया, ये श्रद्धा का कुछ और हो गया, ईड़ा का कुछ और हो गया, अगर वो सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इसी के साथ ये खत्म होता है जयशंकर प्रसाद का। ठीक, अब दूसरी भूमिका देखेंगे भारत भारती। भारत भारती की भूमिका देखने से पहले, जैसे जैसे आप बुक खोलेंगे सबसे पहले भारत भारती की, ये बुक का मैं पेज ही दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप बुक खोलते हैं सबसे पहले ये भारत भारती इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो लेखक मैथिली शरण, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप एक ये फोटो देखेंगे उस पे, क्या नाम है इनका? राजा रामपाल सिंह जी। ये राजा रामपाल सिंह जी हैं। ठीक है। जब ओपन करेंगे बुक तो आप देखेंगे समर्पण के नाम से यहाँ पे होगा, किसको समर्पित किए हैं। अभी तक ये क्वेश्चन शायद नहीं बना हुआ है। ठीक है। और आगे बनने की इसकी संभावना है, जैसे यहाँ पे लिखा है देश हितैषी, विद्या प्रेमी, लोकप्रिय, उन्नतमान, कुरिशुद्धौली के अधिपति, माननीय, वहां पे उन्हीं का नाम लिखे जिनका फोटो लगा हुआ था, श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी। इन्हीं को समर्पित किए हुए हैं। किसको समर्पित किए हैं? राजा श्री रामपाल सिंह जी। ठीक है, राजा रामपाल सिंह जी को समर्पित किए, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उन्हीं की सेवा में आगे जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरीके से लिखे हुए सेवा में महोदय, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना सेवा में, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं टाइप, फिर महोदय लिखते हैं, उस तरीके से उसी तरीके से इसमें इन्होंने भी दिया हुआ है। जैसे महोदय, जैसे कुछ हो सका है आपका यह आज्ञा पालन है, लीजिए भारत माता की सेवा में इसे आप ही अर्पित कीजिए। ये कविता है। मेरे प्रभु से यही विनय है, स्वावलंब हम सब को दीजिए, माँ की इस सुख दुख कथा में सब पुत्रों का हृदय पसीजिए। मैथिली शरण गुप्त ये लिखते हैं किसको? राजा रामपाल सिंह। ओके, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब जब बुक खोलेंगे तो देखेंगे श्री राम करके रहेगा, प्रस्तावना के नाम से उनकी भूमिका रहेगी, और यहाँ पे प्री पाठक गण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, प्री पाठक गण करके किस पुस्तक की भूमिका स्टार्ट होती है या किस कविता की भूमिका शुरू होती है? तो ये प्री पाठकगण भारत भारती की भूमिका है, और वहीं से सबसे पहले प्रस्तावना में प्री पाठकगण से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट, आज जन्माष्टमी है, ये सबसे पहले कि जब भारत भारती लिख रहे थे वो कौन सा दिन था, किस दिन वो लिख रहे थे? तो जन्माष्टमी के दिन लिख रहे थे। इस चीज को ध्यान में रखना है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। आज ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार सम, भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लेना है कि ये पूछ सकता है कि किस पुस्तक से है। वैसे तो हमें पता चल ही जाएगा अगर अनुमान से भी लगाए, अगर पढ़े हो तो। पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार, इससे भारत भारती से। और इसकी ट्यून लेना है, लिख करके हम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आज भगवान ने अपने उन वचनों की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के गीता, यहाँ पे एक अर्जुन के गीता का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है। भला मेरे लिए इससे शुभ और कौन सा दिन होता कि मैं
पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूंगी। कौन से दिन की बात करूं? वही जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बात करते हैं। ठीक है, आगे यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। मतलब पहले की दशा और आज की दशा में बहुत अंतर है। अंतर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना उचित है, चाहिए। मतलब ये अंतर नहीं कहते, ये वैपरीत्य कहते हैं। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार की शिरोमणि शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इससे सोचनीय अभाव है। मतलब ये जिस समय लिख रहे थे, उस समय की बात कर रहे थे कि उस समय कैसी स्थिति थी। कि एक समय था जब हर चीज में, जैसे कला कौशल में हो गया, सभ्यता में, विद्या में, हर चीज में उन्नति था। पर आज क्या हो रहा है? आज अवनति हो रहा है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन। कहते हैं जैसे जिसका जैसा उत्थान होता है, अच्छे से उत्थान हुआ, फिर धड़ाम से पतन हो गया। ठीक है, आगे बोलते हैं, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? ये पंक्ति देख करके हमको लग सकता है कि भारत दुर्दशा में से, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं ये बात, तो ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे कि ये भारत दुर्दशा से नहीं, भारत भारती की भूमिका से है। ठीक है, इस चीज को, मेन चीज को देखना है कि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये भारत दुर्दशा में से। आगे देखते हैं, संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो समुचित उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता है। यहाँ पे उत्साह को महत्व दे रहे हैं कि बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके उनका जो क्या उनकी जो सबसे प्राथमिक चीज क्या थी इसको लिखने के पीछे, की उत्साह वर्धित करें। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। ये लग सकता है आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये खुद कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती की भूमिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या परंतु यहाँ से हम लोग के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अवनति, अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हम लोग के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारे प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अभाव की पूर्ति के लिए, यहाँ तक तो इसी अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्वदर्श नामी एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय में चित्त आया कि उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूंगा। ठीक है, इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पात्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस के लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब, कौन? राजा रामपाल सिंह, कृपा पात्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की कविता लिखने के लिए कौन कहा था? राजा रामपाल सिंह जी ने कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह सोचकर कि बिल्कुल ही न होने की अपेक्षा में कुछ होना ही अच्छा है, मैंने पुस्तक के लिखने का साहस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कहता है ये? मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती की भूमिका में कहते हैं कि कुछ न होने के अभाव में कुछ होना ही अच्छा है। देन श्री रामनवमी 1967, 67 है ना? हाँ, 67। इसमें 57 माइनस करेंगे, नहीं, 1900, मतलब मान लीजिए जो भी हो, इसमें से 57 माइनस कर देंगे आप। देख करके मैं बताता हूँ, वेट। तो यहाँ से 1900 इतने से आरंभ करके भगवान की कृपा, मतलब संवत में दिया हुआ है, इसको आप लोग ईसा में रूप बदल लीजिएगा। आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सकता हूँ। ठीक, मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्य और श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद
द्विवेदी जी का महाराज और माननीय श्रीयुक्त वाहस्पत्य के महोदय के निकट उनकी उन अमूल्य स्मृतियों के लिए जिन्होंने मुझे विषय में कृतार्थ किया है, किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। सुहृदय श्रीयुक्त पंडित पद्म सिंह शर्मा। किसका किसका नाम का जिक्र हो रहा है उसे भी ध्यान में रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो गया और पद्म सिंह शर्मा। फिर आगे बढ़ते हैं। राय कृष्णदास जी और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ। किसका किसकी कृतज्ञता है? कृष्णदास जी, ठाकुर तिलक सिंह जी, पद्म सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन नामों को याद रखना है, जिन्होंने मेरे उत्साह का मुझे बढ़ाया और सहयोग दिया। हाल ही और काफी मुसद्दत से भी मैंने लाभ उठाया, इसलिए उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों में इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए हैं, उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। हम्म, बस खत्म होने वाला है, ये थोड़ा सा और है। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कुछ बात, क्या बोल रहे हैं, कहीं कहीं मुझे कुछ बात लिखनी पड़ी है, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कि मुझे मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी है, परंतु मैंने किसी की निंदा करने की वजह से नहीं लिखी है। अपनी सामाजिक दुर्वस्था ने वैसे ही लिखने के लिए मुझे विवश किया, मतलब उनकी सामाजिक स्थिति ही वैसी थी जिस वजह से वो विवश होकर के ऐसी चीजें लिखे हैं। जिन दोस्तों ने हमारी यह दुर्गति की, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? अब आगे देखते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनधिकार चेष्टा की। मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान न दें और इस ढंग की दूसरी कोई कविता पुस्तक न निकले, तब तक आशा है उदार पाठक मेरी गिधिष्ठता क्षमा करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये हमने देखा उसकी भूमिका को, भारत भारती की उन्होंने जो मैथिली शरद गुप्त द्वारा लिखी है। ठीक, पहले समर्पण देखा श्री रामपाल सिंह जी को, इधर सेवा में उन्होंने लिखा हुआ है। अब इधर एक विषय सूची दिया हुआ है, विषय सूची में वही अतीत खंड है, जब बुक आप खोलेंगे देखेंगे अतीत खंड है, देन वर्तमान खंड, भविष्य खंड, तीन खंडों में विभाजित है, उन तीन खंडों का है। ठीक, अब यहाँ से श्री गणेशाय में भारत भारती अतीत खंड यहाँ से स्टार्ट होता है। अतीत खंड मंगलाचरण है, एक मंगलाचरण इसमें से इंपॉर्टेंट है कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, वो भाद्र भवन है, इसको याद रखिएगा। फिर उपक्रमण का, हाँ लेखनी पद पर लिखने तुझे है यथा ये कथा, इसे याद रखिएगा उपक्रमण का। ओके, तो धन्यवाद आप लोगों को। इसमें ये देखा भारत भारती अतीत खंड मंगलाचरण उपक्रमण का, ठीक है। तो दो भूमिकाएं हमने थी, कमायनी देखी और एक भारत भारती। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।